हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, जो कि हमारा 8वां लेसन है और ये 3 नंबर का हमारे एग्जाम में आता है। और 3 नंबर के इस लेसन में 2+1 का कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है और एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है। तो आज से हम शुरुआत करें डी और एफ ब्लॉक के तत्व है। तो पहले हम देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व है। डी की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो याद रखना, सबसे पहले ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के तत्व है तो वे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। वे सभी तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और अगर आपको चेक करना है तो आप यूं मान लीजिए, सपोज कीजिए जैसे Mn मैग्नीज है। मैग्नीज 25 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 25 नंबर पर आता है। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये डी ब्लॉक का तत्व है क्या। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। याद रखना, परमाणु क्रमांक 25 है तो 25 इलेक्ट्रॉन होंगे और जोड़ दीजिएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। तो अब देखिए, बताइए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भर रहा है। तो डी में भर रहा है तो कन्फर्म मैग्नीज डी ब्लॉक का तत्व है। मैग्नीज डी ब्लॉक का तत्व है। इस प्रकार आप किसी भी तत्व का विन्यास लिखकर और ये चेक कर सकते हो कि वो तत्व एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। तो ये याद रखना, जैसे इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाकर के भरा गया तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। तो वे सभी तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, कोमा डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये सामान्य से इसकी परिभाषा हो गई। फिर एक बात हम ये भी करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस और पी ब्लॉक के मध्य में आते हैं। आप जानते हो आवर्त सारणी में यहां 2 खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर पंक्तियां दी हुई हैं जिसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। फिर बीच में यहां नीचे की तरफ जगह है, थोड़े नीचे तत्व दिए हुए, इधर फिर खड़ी हुई पंक्तियां दी 13 से 18 तक वाली, वो पी ब्लॉक है। तो यहाँ एस और पी ब्लॉक के मध्य में कौन है? बीच में कौन है? डी ब्लॉक है। ठीक है ना? तो डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक को परस्पर जोड़े रखता है। इसी कारण इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य में आते हैं, अर्थात एस और पी ब्लॉक को परस्पर जोड़े रखते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। इतनी सी बात आप ध्यान में रखना। फिर एक बात याद रखना, डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियां हैं। तो 4 श्रेणियां हम देखते हैं वो कौन कौन सी हैं और जिनमें से प्रश्न बनते हैं। तो याद रखना, डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां में जिसे कहा जाता है, पहली है 3D श्रेणी। पहले वाली श्रेणी कौन सी होगी? 3D श्रेणी। याद रखना, 3D श्रेणी में स्कैंडियम 21 से लेकर के और जिंक 30 तक के तत्व शामिल होंगे। 3D श्रेणी में स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के तत्व शामिल होंगे। इसे 3D श्रेणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप स्कैंडियम से जिंक तक जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाएगा। कितने वाले डी में? 3D में भरा जाएगा। जैसे 21 से 30 तक, सपोज कीजिए मैं यहाँ Fe लोहे का एग्जांपल लेता हूं। Fe 26 नंबर पर आता है। हम चेक कर लेते हैं कि ये 3D श्रेणी का है या 4D का है या 5D का है या 6D श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का? अभी चेक कर लेते हैं। है तो डी ब्लॉक का, लेकिन डी ब्लॉक में श्रेणी कौन सी है वो अभी चेक कर लेते हैं। तो फिर इसका
इसका विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। याद रखना 26 परमाणु क्रमांक है तो आपको 26 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उम्मीद करता हूं मैं 11th क्लास में आपने अच्छे तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का तरीका सीखा होगा। तो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26। तो परमाणु क्रमांक 26, तो इलेक्ट्रॉन भी 26 पूरे हो गए। अब याद रखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए डी में भर रहा है, तो हाँ डी ब्लॉक का तत्व है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में भर रहा है, 3d में भर रहा है, तो फिर Fe 3d श्रेणी का तत्व है। ठीक है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में भर रहा है तो Fe लोहा 3d श्रेणी का तत्व है। इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि 3d श्रेणी में स्कैंडियम 21 से लेकर के और जिंक 30 तक के तत्व शामिल होते हैं। अब 3d श्रेणी के बाद फिर बारी आती है 4d श्रेणी की। कौन सी श्रेणी की? 4d श्रेणी की। तो याद रखना 4d श्रेणी में यहां 30 के बाद 31 वाला नहीं आएगा, याद रखना 39 वाला इट्रियम आएगा। Y इसका प्रतीक होता है, 39 नंबर पर आता है जिसे इट्रियम बोलते हैं। इट्रियम, इट्रियम बोलोगे आप, Y से शुरू होता है तो Y इट्रियम, और इट्रियम से शुरू होकर के और आपको याद रखना है 48 नंबर पर एक तत्व आता है जिसे CD कैडमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? CD कैडमियम बोलते हैं। आपको 48 नंबर वाला कैडमियम याद रखना है। यहां जैसे पहले बताऊं 3d श्रेणी में तो यहां स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 30 तक आ जाएगा। इसी प्रकार इट्रियम में बात करूं, कहने का तो 4d श्रेणी में तो इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इस प्रकार से ये 39 से लेकर के 48 तक और 4d श्रेणी हो जाएगी। तो आपको ये अब तो यहाँ ये सामान्य सी बात याद रखनी है। 3d श्रेणी में तो 21 से 30 तक होते हैं, 4d श्रेणी में 39 इट्रियम से लेकर के कैडमियम CD कैडमियम होता है, 48 तक के तत्व शामिल होते हैं। और याद रखना ये 4d श्रेणी के क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में जाकर भरा जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में जाकर भरा जाएगा, इसलिए इनको 4d श्रेणी के तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं 5d श्रेणी। कौन सी श्रेणी की? 5d श्रेणी। याद रखना 5d श्रेणी में थोड़ा सा वेरिएशन है, आपको ध्यान रखना है कि इस श्रेणी में पहले एक तत्व आता है लैंथेनम, La 57 नंबर पर आता है। लैंथेनम La 57 नंबर पर आता है, उससे शुरुआत होती है। आप कहोगे जी ये बीच वाले कहां चले गए? जैसे इसमें 21 से 30 तक आ गए 3d में, 4d में 39 से 48 तक आए, तो यहाँ 31 के बाद वाले हैं वो कहां चले गए? 30 के बाद वाले। याद रखना उधर S ब्लॉक आता है तो कुछ S ब्लॉक में आ गए वो 31 के बाद वाले 39 तक। और याद रखना फिर यहाँ 48 के बाद 57 आया सीधा, तो ये बीच वाले कहां चले गए? बीच वाले भी इधर S ब्लॉक आता है, S ब्लॉक में रह गए। और अब यहां ध्यान देना 5d श्रेणी की खास बात कि पहले इसमें 57 नंबर वाला लैंथेनम आता है, फिर 58 वाला नहीं आएगा। याद रखना फिर HF हैफनियम जो कि 72 नंबर पर आता है, हैफनियम 72 नंबर पर आता है। कहने का अर्थ 5d श्रेणी की शुरुआत 57 नंबर से होती है, 57 वाला अकेला इसमें होता है, 58 59 60 वाले वो नहीं होते, वो यहां से निकाल करके F ब्लॉक में रख दिए गए हैं। वो हेनरी मोजले ने जब आवर्त सारणी तैयार की तो 58 के बाद वाले जो निकाल करके हैं वो तत्व है, और आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियां बना दी जिन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया। और 58 के मतलब 57 के बाद अर्थात 58 नंबर से लेकर के और 71 नंबर तक के जो तत्व हैं वो नीचे वाली और श्रेणियों में रख दिए जिसे F ब्लॉक कहा जाता है। तो यहां से निकाल करके F ब्लॉक में उन तत्वों को रख दिया गया। तो 57 नंबर इसमें आएगा, फिर 72 आएगा। हाँ 72 की बात याद रखना, 72 के बाद 80 तक मरकरी होता है, Hg मरकरी 80 तक होता है। तो 72 से 80 तक तो कंटिन्यू आते हैं,
और एक 57 नंबर वाला और आता है किसमें, 5D श्रेणी में। तो 5D श्रेणी में 57 नंबर वाला लेंथेनम आता है, फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 तक के तत्व शामिल होते हैं। तो इस प्रकार ये 5D श्रेणी बनती है। और 5D श्रेणी में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाकर पूरा होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाकर भरता है, तब इन्हें 5D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और अंत में हमारी बच गई 6D श्रेणी। कौन सी श्रेणी बच गई, 6D श्रेणी बच गई। याद रखना 6D श्रेणी में भी इस प्रकार से दो वेरिएशन है, ठीक है ना। और उसमें होता क्या है कि पहले तो आता है AC एक्टिनियम 89 नंबर पर। 6D श्रेणी की शुरुआत एक्टिनियम 89 नंबर पर आता है, उससे होती है। लेकिन फिर 90 यहां नहीं आता, 91 92 यहां नहीं आते। याद रखना फिर यही श्रेणी 104 नंबर पर, और याद रखना RF रदरफोर्डियम से शुरू होती है। रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर और तत्व का नाम रखा है, और 104 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। तो 6D श्रेणी है वो 89 नंबर के एक्टिनियम से शुरू होकर और फिर दोबारा 104 से फिर आरंभ होती है, और लास्ट में याद रखना UUB जो कि 112 नंबर पर आता है। UUB को बोलते हैं अनअनबाइयम, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना 6D श्रेणी में एक तो आता है एक्टिनियम 89 नंबर वाला, फिर 104 से लेकर के 105, 6, 7 और 112 तक के सारे तत्व शामिल होते हैं। और 6D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जाकर भरेगा, तब इन्हें 6D श्रेणी कहा जाता है। याद रखना 6D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जाकर समाप्त होगा, तब इसे 6D श्रेणी कहा जाता है। फिर हम बाद में इनकी डिटेल पढ़ेंगे, 3D की और 4D, 5D, 6D की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। और पहले कुछ और बातें करते हैं। पहले हम ये श्रेणियां पढ़ने के बाद अब बात करते हैं संक्रमण तत्व। याद रखना इसमें से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आप याद रखना, ठीक है ना। प्रश्न तो सामान्य हमारे एग्जाम में ये पूछा था कि ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, क्यों, समझाइए। लेकिन याद रखना मैं ये बात तो बता चुका हूं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो याद रखना D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये S और P ब्लॉक के मध्य में आते हैं। तो S और P ब्लॉक को परस्पर बांधे रखते हैं। D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये S और P के मध्य में आते हैं। तो S और P ब्लॉक को परस्पर बांधे रखते हैं। ये बात तो हुई संक्रमण तत्व की, ट्रांजिशन एलिमेंट की। लेकिन याद रखना इसी D ब्लॉक के अंदर और 3 एलिमेंट मैं लिख रहा हूं, आपको पक्की गांठ बांध लेनी है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यह प्रश्न इस बार हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा, याद रखना Zn CD और Hg, Zn CD और Hg, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। याद रखना इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। नियम तो यह है कि D ब्लॉक में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये D ब्लॉक में होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। ये बात आपको याद रखनी है। D ब्लॉक में तो शामिल है, तो नियमानुसार ये ट्रांजिशन एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन D ब्लॉक में होते हुए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, सुन लीजिए। इनकी परमाणुीय और आयनिक अवस्था में इनका D कक्षक, याद रखना, पूर्ण पूरित होता है। इनकी परमाणुीय और आयनिक अवस्था में जो D कक्षक होता है वो पूर्ण पूरित होता है। और D कक्षक मैं यूं बोल दूं कि जब आप परमाणुीय अवस्था में देखोगे, ये परमाणुीय अवस्था में इनका आप विन्यास लिखोगे तो आपको इनके D कक्षक पूरे भरे हुए मिलेंगे। फिर आप परमाणुीय अवस्था में, फिर आप इनके आयन बनाओगे, और आयन बनाओगे तो अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी याद रखना अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद भी इनका D कक्षक भरा हुआ ही मिलेगा आपको। तो ठीक है ना।
जब इलेक्ट्रॉन आपने नहीं निकाले तो भी इनका डी कक्षक भरा हुआ था, तो मैं बोलूंगा परमाणुीय अवस्था में इनका डी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है। फिर मैं अगर इनके आयन बनाऊं तो बोलूंगा आयनिक अवस्था में इनका डी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है। तो परमाणुीय और आयनिक अवस्था में इनके डी कक्षक पूरे भरे हुए होते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व तो माना जाता है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। मेरा प्रश्न है उसको सुनिए गौर से और मेरे उत्तर को सुनिए। ZnCdHg डी ब्लॉक के तत्व हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों समझाइए। तो आप उत्तर क्या लिखोगे, अभी मैं समझा दूंगा आपको। उत्तर आप ये लिखोगे कि इनकी परमाणुीय और आयनिक अवस्था में इनके डी कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं, डी कक्षक पूरे भरे हुए होते हैं। परमाणुीय और आयनिक अवस्था में इन तत्वों के, इन धातुओं के डी कक्षक पूरे भरे हुए होते हैं, पूर्ण पूरित होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। देखना मैं इनका विन्यास लिखकर आपको बताता हूं। जिंक का विन्यास हम चेक कर लेते हैं कि वास्तव में इसकी बात सही या झूठी है, ठीक है ना। जिंक मैं लिख चुका हूं 30 नंबर पर आता है, तो जिंक 30 पर आता है। मैं इसका विन्यास लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो अब देखना, आप देखो इसमें 30 परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉन 30 आएंगे। 30 आप काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30, तो इलेक्ट्रॉन 30 पूरे। बताइए अंतिम कोष है डी वाला, बताओ पूरा भरा हुआ नहीं है क्या। D10, डी में अधिकतम 10 तो आते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कोष पूरा भरा हुआ है। तो कोष पूरा भरा हुआ होने के कारण और इसे डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। डी कक्षक पूरा भरा हुआ होने के कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। हालांकि डी ब्लॉक का तो होता है ये, लेकिन इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें डी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है। फिर इसी प्रकार मैं CD का लिखूंगा तो उसमें CD में आगे चलकर 4d10 आ जाएगा, 4d10, तो उसका भी डी विन्यास पूरा भरा हुआ होगा। फिर मैं Hg में जाऊंगा तो यहाँ Hg में आगे चल करके 5d10 आ जाएगा, Hg में मर्क्यूरी में 5d10 आ जाएगा, तो विन्यास पूर्ण पूरित होगा। तो तीनों के तीनों तत्वों के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखोगे तो इनके विन्यास में डी कक्षक पूर्ण पूरित होगा, डी कक्षक पूरा भरा हुआ होगा। और जिनमें डी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है परमाणुीय अथवा आयनिक अवस्था में, तो फिर वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। इनका डी भरा होता है इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। हाँ, बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि इनमें डी पूरा भरा हुआ नहीं होता है। इनमें डी भरा हुआ होता है इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। तो ये कुछ सामान्य बातें आपको याद रखनी है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सामान्य सूत्र होता है, वो आप ध्यान में रखना, n-1 d ns2, और d में आप 1 से 10 तक कर देना। n-1 d और d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ये बीच में डैश लगा है, 1 से 10 तक लिखा है ns2, यहां 2 कर लेना आप। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र हो गया जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया है। और एक F ब्लॉक का भी सामान्य सूत्र है, वो भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये याद रखना, 1 नंबर वाले में पूछा गया था कि डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र लिखिए, n-1 d 1 से 10 ns2 होता है। अब ये होता क्या है वो समझिए किस प्रकार से। n याद रखना, यहाँ n है वो आवर्त संख्या है। n क्या है? आवर्त संख्या। कि डी ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त से संबंधित है? याद रखना, डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से संबंधित होते हैं। आवर्त आप जानते हो, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है, और क्षैतिज पंक्तियों में जो 4 नंबर वाली पंक्ति है उस पंक्ति से संबंध रखते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से संबंधित होते हैं। तो यहाँ n है वो आवर्त की संख्या है, ठीक है ना, आवर्त की संख्या है n। यहाँ पर याद रखना डी कक्षक है और इधर भी s है वो
कक्षक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ n तो आवर्तों की संख्या है और d और s है वो कक्षक है। तो याद रखना सामान्य सी बात। अब इसका औचित्य क्या है, यानी ये कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए कि हमें कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़े। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम लिखते हैं वैनेडियम का, वी वैनेडियम होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। याद रखना वैनेडियम 23 नंबर पर आता है। वैनेडियम वी होता है प्रतीक, 23 नंबर पर आता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3 हो जाएगा। ठीक है ना। 23 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 होगी। तो गिन लीजिए, इलेक्ट्रॉन 23 हमें पूरे करने हैं। 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 3 23। तो 23 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक 23 था तो इलेक्ट्रॉन 23 पूरे हुए। अब एक बात सुन लीजिए आप गौर से, अच्छी तरह से। यहां इन कक्षकों के आगे कुछ संख्याएं लिखी हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4 3। इन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। उम्मीद करता हूं 11th क्लास का जो पोर्शन था क्वांटम संख्याएं वाला, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। और वहां आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा ये जो डाटा मैंने लिखे ये डाटा क्वांटम संख्याएं हैं और इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 जो नंबर होते हैं कक्षकों के आगे लिखे, इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। तो यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या का मान देखिए, 1 2 2 3 3 4 पहले आ गया, फिर 3 आए। तो पहले आप बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार विन्यास को व्यवस्थित करो। पहले बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार विन्यास को व्यवस्थित करो। तो यहां से लेकर के यहां तक तो सेम लिख दूंगा और इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा। तो बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार विन्यास हो जाएगा। कैसे देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 और 4s2। अब देखिए बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार कर दिया मैंने ये विन्यास। तो अब बताइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 और 4s2। इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर चला गया। तो बढ़ती क्वांटम संख्या के अनुसार विन्यास तो व्यवस्थित हो गया है। अब देखिए, आप 23 का आपने विन्यास लिखा, तो बताइए अब हम एक अन्य विन्यास और लिखते हैं, तुलना करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। सपोज कीजिए जैसे कि मैं एक विन्यास आपके इसका निकल का लिख लेता हूं। कोई से का लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं, मतलब निकल की आप मर्जी है वो लिख लीजिए। तो याद रखना निकल का लिख लेता हूं। निकल आपके 28 नंबर पर आता है। निकल कितने पर आता है? 28 नंबर पर आता है। विन्यास लिखूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2, 3d8 और 4s2। मैंने यहां बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार पहले लिख दिया, वरना सीधा लिखता तो फिर व्यवस्थित करना पड़ता मुझे। तो मैंने पहले लिख दिया, क्वांटम संख्या बढ़ते क्रम में लिखी है तो विन्यास आ गया। ठीक है ना। तो ये वाला ये बन गया और ये वाला विन्यास ये बन गया। ठीक है ना। तो वैनेडियम का तो कौन सा बन गया? वैनेडियम का ये वाला बन गया, निकल का ये वाला बन गया। अब आप एक बात सोचकर देखिए, आने वाला नया इलेक्ट्रॉन, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 28 है। आने वाला नया इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा है? एस में तो कॉमन है, सारों में 4s2 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 चलेगा। ठीक है ना। सारों में 4s2 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 चलेगा। लेकिन आने वाला नया इलेक्ट्रॉन डी में भर रहा है। यहां 23 के हिसाब से डी में 3 है, यहां 28 के हिसाब से डी में 8 है। तो बताइए आने वाला नया इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? डी में जा रहा है। कहां जा रहा है? डी में जा रहा है। तो डी में जा रहा है तो बताइए एक कक्षक छोड़ के इलेक्ट्रॉन में भरा जा रहा है क्या? एक कौन सा? चौथे को छोड़कर तीसरे में भरा जा रहा है। बाहर वाला जो चौथा था ना 4s को छोड़कर तीसरे में भरा जा रहा है। तो एक बात बताइए, 4s कहने का अर्थ है मैं यहां 4 लगा दूंगा। बाहर वाले को छोड़ रहा है, अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नया इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में आ रहा है। तो बाहर कौन से को छोड़ रहा है? बाहर 4 नंबर वाले को छोड़ रहा है, 4s को।
तो 4 मैं यहाँ 4 लगा दूंगा, तो 4 माइनस 1 बताओ कितना हुआ 3d। बताओ 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है क्या? 4 यहां लगाऊंगा, 4 बार वाले 4 को छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले 3 में आ रहा है, तो 3 में आ रहा है, तो कितने को छोड़ रहा है? 4 वाले को छोड़ रहा है, 4 वाले को छोड़ रहा है, मैं यहाँ 4 लगा दूंगा, 4 माइनस 1 तो बना 3, तो 3d अर्थात 3d। तो बताइए इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं आ रहा है, तो 3d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ns2, ये n वही है 4 वाला है, s2 s में हर बार 2 2 आएंगे, ठीक है ना। n का मतलब 4 4 4 यानी 4s 4s 4s, आई बात समझ में? तो n का मतलब 4, यहाँ 4 तो यहाँ 4 ही आएगा। अगर पांचवी श्रेणी की बात करूं तो यहाँ 5 तो यहाँ 5 आएगा, छठी श्रेणी की बात करूं, छठी श्रेणी में यहाँ 6 तो यहाँ 6 आएगा। आई ना बात समझ? इस प्रकार से तो यहाँ 4 है आ रहा है, तो 4s तो कॉमन चलेगा सारों में, तो 4 यहाँ लगा दूंगा, तो बनेगा 4 माइनस 1 तो 3 बन गया 3d, तो 3d में इलेक्ट्रॉन भर रहा है। अर्थात एक बाहरी कोश को छोड़ करके, यानी एक बाहरी कोश को घटा करके अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन आए, बाहर वाले एक कोश को छोड़कर, बाहर वाले एक कोश को छोड़कर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में आ रहा है, तो बाहर वाला एक कोश कौन सा है? 4s है, 4 माइनस 1 3d बन गया, 3d मारा है। 1 से 10 तक आएंगे, यानी यहाँ 3 आया, किसी में 4 5 6 7 8 आए, हो सकता है पहले वाले में 0 भी आया होगा, ठीक है ना, हो सकता है 1 भी आया होगा, तो इस प्रकार 10 तक आ जाएंगे, 1 से लेकर 10 तक। और ns2 n बाहर वाला है 4 है, s में 2 2 सारे में आते जाएंगे। इस प्रकार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns2 होता है। ये आपको सामान्य सी बात इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में याद रखनी।